प्रीलिम्स 2021 27 जून को है और अब तकरीबन 250 दिन रहते हैं प्रीलिम्स 2021 में और 17 सितंबर 2021 से मेंस का एग्ज़ाम है। किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मंथली टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, डेली टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, सीसैट, रिवीजन, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग और मेंस की टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कब तक खत्म हो जाना चाहिए, करंट अफेयर्स किस तरीके से करने हैं, नोट मेकिंग, सारे एस्पेक्ट्स पे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात होने वाली है। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। मेरे जितने भी लाइव कोर्सेज हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिलेंगे। जितने भी मेरी लाइव क्लासेस हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, मैप्स और सीसैट के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। साथ के साथ अनअकैडमी के अंदर एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आया है जिसके तहत आपको कस्टमाइज मेंटरशिप, पर्सनलाइज गाइडेंस, इंडिविजुअल अटेंशन, डेली मेंस आंसर राइटिंग, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस, नोट्स और पीडीएफ्स। साथ के साथ अनअकैडमी यूपीएससी कैटेगरी में जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सबके लेक्चर्स का आपको एक्सेस मिलेगा। जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग अंडर वन विंडो, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। वहां पे सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। कैपिटल में डालना है बिना किसी स्पेस के मुदित गुप्ता। साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे मेरे अनअकैडमी पे जितने भी क्लासेस होते हैं उसका लिंक आपको मिलता रहेगा। प्लस क्लासेस, फ्री क्लासेस भी लेता हूं मैं अनअकैडमी पे, उनका भी लिंक आपको मिलता रहेगा। और यूट्यूब पे मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूं उन सबका लिंक भी आपको एक ही जगह पे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये वीडियो किसके लिए यूजफुल है। आप में से जो लोग 2021 में अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए, या फिर जिनको लगता है कि उनका 2020 का प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा जो कि अभी हुआ था 4 अक्टूबर को, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आप अभी से 2021 प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल रहेगा जिससे कि आपको पता चले कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए और किस तरीके से कोर्स करेक्शन करा जा सकता है। मतलब कि प्रीलिम्स 2020 से पहले जो आपने गलतियां करी उनको किस तरीके से यहाँ पे सुधारा जा सकता है। नाउ अगर हम बात करें यूपीएससी कैलेंडर की, तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है जैसा मैंने बताया 27 जून को है और जो मेंस का एग्जाम है वो 17 सितंबर 2021 को है। कहने का मतलब है कि आज से अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 250 से 260 डेज रहते हैं आपके प्रीलिम्स में, अराउंड 330 टू 340 डेज रहते हैं मेंस में। यहां पे एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हार्डली 80 डेज का गैप है। अगर हम 27 जून और 17 सितंबर के बीच में गैप देखें, दैट इज इवन लेस देन 3 मंथ्स, मतलब कि सिर्फ 80 दिन का गैप है प्री और मेंस के बीच में। सवाल उठता है कि ये कैलकुलेशन में क्यों बता रहा हूं। ये कैलकुलेशन मैं इसलिए बता रहा हूं आपको हिंट देने के लिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिलेबस का कुछ हिस्सा प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे और मेंस के पहले कर लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 80 दिन में तो आप रिवीजन भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये जो वीडियो है ये प्री और मेंस दोनों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, पूरी इंटीग्रेटेड तैयारी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया प्री और मेंस दोनों के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस है उसको 5 पिलर्स में डिवाइड कर दिया है। 5 पिलर अप्रोच फॉलो करेंगे, इससे क्या होगा हमारे को प्लान करने में थोड़ी आसानी रहेगी। सबसे पहला पिलर है प्रीलिम्स ओनली, ऐसे सब्जेक्ट्स जो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, सच एज एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट्स। फिर ऐसे सब्जेक्ट जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, सच एज मॉडर्न इंडिया, एनवायरमेंट इकोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स। तीसरा पिलर हो गया मेंस ओनली सब्जेक्ट्स सच एज इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स एटसेट्रा। फिर आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका चौथा पिलर और काफी इंपॉर्टेंट पिलर है। और आखिरी में हमारा 5th पिलर दैट इज करंट अफेयर्स। पूरे सिलेबस को हम इन 5 पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं और मैंने जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई है वो इन 5 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है। हर एक पिलर की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको। 5 पिलर्स हैं जो आपको अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे भी दिख रहे होंगे। ये हमारे को यहां पे क्या करना है, वी हैव टू टारगेट 3 पिलर्स एट अ टाइम। एट अ टाइम हमारे को 3 पिलर्स को टारगेट करना है। पहली बात,
कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, दिन में हमारे पास लिमिटेड आवर्स हैं, मैं सब बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारे एस्पेक्ट्स पे क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक एजम्पशन कर रहा हूँ मैं कि आपने अपनी तैयारी 1 अक्टूबर से शुरू करी है। अगर आपने अपनी तैयारी 1 अक्टूबर से शुरू करी है, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं पिलर नंबर 1 करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स मेरा पिलर नंबर 1 रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा पिलर है। पूरे साल हमारे को करंट अफेयर्स करने होते हैं, तो इस वजह से सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूं तो देखिए, आपको करंट अफेयर्स करने 1 साल के, मतलब कि अगर आपका पेपर 27 जून 2021 को है, तो आपको जून 2020 से 2021 तक करंट अफेयर्स करने हैं 1 साल के। 12 महीने के करंट अफेयर्स मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखते हो, आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि कई बार तो 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना क्वेश्चन भी आता है। आई अग्री टू दैट फैक्ट, बिल्कुल आता है, लेकिन हमारे को कॉस्ट बेनिफिट भी ध्यान में रखना है। मतलब कि अगर करंट अफेयर्स में से लेटेस्ट से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें मेजरली जो क्वेश्चन रहते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर के रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं जो 2 साल या 3 साल पुराने होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 साल के करंट अफेयर्स कर रहे हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 साल का ड्यूरेशन लिया है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ के सॉल्व हो जाएंगे। नाउ करंट अफेयर्स करने कैसे हैं, तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दैट अखबार पढ़ना कैसे है, अखबार की नोट मेकिंग कैसे करनी है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी आप एक बेसिक फ्रेमवर्क समझिए कि आपको 1 साल अखबार पढ़ना है, मतलब कि 1 साल न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और इनके नोट्स बनाने हैं। देखिए, नोट बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो ठीक तरीके से रिवीजन नहीं हो पाएगा, एंड आखिरी मोमेंट पे आपको फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी और आपको कंपाइलेशंस वगैरह पे रिलाय करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहली बात ये निकल के आती है कि हमारे को 1 साल के करंट अफेयर्स करने हैं, 1 साल का अखबार पढ़ना है, जून 2020 से लेकर जून 2021 तक का अखबार पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे अब एक सवाल उठता है कि सर हमने तो अक्टूबर में तैयारी शुरू करी है या सितंबर में तैयारी शुरू करी है, और जो पहले वाले न्यूज़पेपर्स हैं जून जुलाई अगस्त के, वो तो हमारे स्किप हो गए, उसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए, उसका सोल्यूशन यही है अब कि ऑब्वियस सी बात है, आप पीछे जाके पुराने न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम तो आपके पास नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि जिस जिस महीने के करंट अफेयर्स आपके स्किप हुए हैं, उस महीने की किसी भी इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन उठाइए और उससे करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करिए। हाउएवर, ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्किप हो गया, अब कोई चारा तो है नहीं, उसके लिए आप कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, लेकिन अब से यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक भी दिन का अखबार स्किप नहीं हो रहा है, न्यूज़पेपर एक भी दिन का स्किप नहीं हो रहा है, नोट मेकिंग एक भी दिन की स्किप नहीं हो रही है। कहने का मतलब है कि जो पुराना बैकलॉग है उसको कंपाइलेशंस के थ्रू कवर करने की कोशिश करिए, लेकिन जो आने वाला टाइम है उसको न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करिए, इंक्लूडिंग नोट मेकिंग। मतलब कि अब आने वाले टाइम में आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, राइट? तो इस तरीके से हमारे को 1 साल करंट अफेयर्स करने हैं, अखबार पढ़ना है, बैकलॉग का क्या सोल्यूशन है वो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने पिलर नंबर 2 की तरफ, दैट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि हमारे को 3 पिलर्स एट अ टाइम टारगेट करने हैं। पहला पिलर हमने देख लिया करंट अफेयर्स, कि सबसे पहले हमारे को करंट अफेयर्स को टारगेट करना है। अब हम आए पिलर नंबर 2 पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हार्डली 80 डेज हैं। मतलब कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप प्रीलिम्स के बाद और मेंस से पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, वैसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब है, आज की तारीख में अक्टूबर के महीने में करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स आपको साथ के साथ करने हैं, तभी जाके आपकी एक सॉलिड बेस बन पाएगा कि आप मेंस में अच्छा स्कोर कर रहे हो। देखो, यहाँ पे बात ये होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं कि पहले प्रीलिम्स आ रहा है, फटाफट प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं। दो टुक सी बात है, अगर आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स वाले सारे सब्जेक्ट कर भी रहे हो, प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया, तो मेंस में क्या लिखोगे? कहने का मतलब है यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। लंबा सोचो, दूर का सोचो, और ये सोचो कि आपको एग्जाम निकालना है। आपको प्रीलिम्स नहीं निकालना, आपको एग्जाम निकालना है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों निकालना है। मतलब कि आज की तारीख में जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वो इंटरव्यू तक की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं बना रहे हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ करंट अफेयर्स के साथ आप ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो, अभी इसलिए करना है क्योंकि प्रीलिम्स के बाद टाइम नहीं मिलेगा, और मार्च के बाद
हम मोस्टली प्री स्पेसिफिक रखेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपने टाइम टेबल में कि मार्च अप्रैल के बाद यूजुअली हमारा जो फोकस रहेगा वो प्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे रहेगा, मतलब कि इस वाले पिलर पे रहेगा, राइट। इस वजह से नाउ इज द आइडियल टाइम टू कवर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके 4 से 5 महीने लेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं ऑप्शनल के लिए। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर एटसेट्रा, जो भी आप सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हो उसमें 4 से 5 महीने लगेंगे, डिपेंडिंग कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की लेंथ क्या है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में बेस कैसा है। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगे और कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा कम टाइम लगे। तो यहां पे मैंने एवरेज टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि ऑन एन एवरेज आपको अपना ऑप्शनल खत्म करने में 4 से 5 महीने लगेंगे। मतलब कि अक्टूबर में अगर आपने अपना ऑप्शनल शुरू करा है तो 15 फरवरी के आसपास आप अपना ऑप्शनल खत्म कर पाएंगे। तो यहां पे मैं आपको पहली डेडलाइन दे रहा हूं कि मेक श्योर 15 फरवरी तक 4.5 महीने के अंदर अंदर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए, तभी जाके आपकी आगे तैयारी हो पाएगी। वरना अगर आप मार्च अप्रैल तक ऑप्शनल में लगे रहेंगे तो प्री स्पेसिफिक तैयारी नहीं कर पाएंगे और आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सो 15 फरवरी का टारगेट लेके चलिए कि आपको ऑप्शनल खत्म करना है 15 फेब तक। एक चीज ध्यान रखिए कि जो यहां पे आप ऑप्शनल खत्म करेंगे 15 फेब तक, दैट शुड बी इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करने हैं। पिछले 20 से 25 साल के आप अपने ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में नोट मेकिंग भी करेंगे। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो डेडलाइन है 15 फरवरी तक, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज एंड नोट मेकिंग, ये डेडलाइन नंबर 1 आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जून 2020 से जून 2021 तक आपको करंट अफेयर्स खत्म करने हैं। अक्टूबर 2020 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म करना है। ये आपके 2 टारगेट्स हो गए जो आपको एकदम ध्यान रखने हैं और इन्हें भूलना नहीं है। अब आते हैं पिलर नंबर 3 पे। मैंने आपको क्या बताया था, 3 पिलर अप्रोच। तो पिलर नंबर 3 पे आते हैं। नाउ यहां पे मैं टारगेट करूंगा प्री और मेंस दोनों को एक साथ। कहने का मतलब है अभी आज की तारीख में अक्टूबर नवंबर की अगर मैं बात करता हूं, प्रीलिम्स अभी थोड़ा सा दूर है, मतलब कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं मेंस की तैयारी कर सकता हूं आसानी से। पॉइंट बीइंग, अगर आप अभी से सिर्फ प्री स्पेसिफिक तैयारी करोगे तो जो प्री और मेंस दोनों वाले सब्जेक्ट हैं वो छूटने का थोड़ा डर रहेगा। पॉइंट बीइंग, यहां पे आपको थोड़ी सी करनी है इंटीग्रेटेड तैयारी। अगर आप मेंस ओनली सब्जेक्ट उठाते हो, अगर आप, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आप सिर्फ मेंस ओनली सब्जेक्ट उठा रहे हो, अगर आप मेंस ओनली सब्जेक्ट उठाते हो यहां पे, तो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस पीछे छूट जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल इज मेन स्पेसिफिक, ऑप्शनल प्रीलिम्स में नहीं आता। तो अगर दूसरा सब्जेक्ट भी आप मेंस ओनली उठा लोगे तो आपकी प्री की तैयारी पीछे रह जाएगी, क्योंकि ऑप्शनल ऑब्वियसली मेन स्पेसिफिक है, वो प्रीलिम्स में नहीं आता। तो यहां पे प्री और मेंस को बैलेंस करने के लिए मैंने एक तो मेंस बेस्ड सब्जेक्ट उठा लिया कि ऑप्शनल सिर्फ मेंस में आता है, और एक मैंने ऐसा सब्जेक्ट उठाया जो प्री और मेंस दोनों में आता है। बेसिकली प्री और मेंस की तैयारी को बैलेंस करने के लिए मैंने ये उठाया, राइट। तो यहां पे जो मैंने स्ट्रैटेजी रखी है वो ये रखी है कि फरवरी तक हमारा थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा मेंस पे, और उसके बाद फरवरी मार्च के बाद हमारा प्री स्पेसिफिक फोकस ज्यादा रहेगा, वही जो मैंने अभी आपको बताया। यहां पे आपको ध्यान रखने की जो प्री प्लस मेंस का सब्जेक्ट आप उठा रहे हो, ये जो प्री प्लस मेंस का आप सब्जेक्ट उठा रहे हो, दैट शुड बी अलोंग विद पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको मेंस के भी करने हैं और पीवाईक्यूज आपको प्रीलिम्स के भी करने हैं, और यहां पे आपको 25-25 साल के पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीलिम्स के भी 25 साल के और मेंस के भी 25 साल के। वन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि देखिए, आपने जो तैयारी शुरू करी 1 अक्टूबर से, आपने करंट अफेयर शुरू कर दिया, ऑप्शनल शुरू कर दिया, और साथ में एक उठा लिया प्री और मेंस दोनों का सब्जेक्ट। कहने का मतलब है या तो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर लीजिए, पॉलिटी से शुरू कर लीजिए, इकोनॉमी से शुरू कर लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से शुरू कर लीजिए, या एनवायरमेंट इकोलॉजी साइंस टेक से। मेरा रिकमेंडेशन आपको यह रहेगा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें करंट पोर्शन ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए आज पॉलिटी से स्टार्ट करते हो सबसे पहले, उसमें आपका फायदा रहेगा। क्यों? अखबार में रोज आपको पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स दिखेंगे, तो अगर आप उसका स्टैटिक पार्ट अभी क्लियर कर लोगे, स्टैटिक पार्ट अभी खत्म कर लोगे, तो अखबार से करंट अफेयर्स ज्यादा अच्छे से लिंक हो पाएंगे। अगर आप अभी इकोनॉमी से शुरू करते हो तो बाद में जब बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा और रोज जो बिजनेस पेज आता है अखबार में, वो आप अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। अगर आप अभी
लेट अस से साइंस टेक से शुरू करते हो, साइंस टेक के बेसिक्स क्लियर कर लेते हो, तो साइंस टेक के जो भी करंट अफेयर्स आएंगे उसको आप ठीक तरीके से लिंक कर पाओगे कि कौन सा सैटेलाइट, मिसाइल, कौन सी गन वगैरह लॉन्च हुई है, उस तरीके से आप ठीक तरीके से लिंक कर पाओगे। कहने का मतलब है प्री प्लस मेंस वाले पिलर में पहले ऐसा सब्जेक्ट उठाइए जो कि करंट और डायनेमिक हो, जैसे कि पॉलिटी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक और इकोनॉमी। मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टैटिक हैं, जिनमें करंट अफेयर्स हार्डली कोई होगा। अगर आप उन्हें हल्का सा बाद में भी कर रहे हो तो आपको इतना नुकसान नहीं होने वाला। एंड हेंस माय रिकमेंडेशन वुड बी कि जब आप प्री और मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हो, मतलब कि प्री प्लस मेंस, ये पिलर 3 शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो थोड़ा सा डायनेमिक हो। पहले उन्हें कवर करिए जिससे आपको करंट अफेयर्स में और ज्यादा फायदा मिले। राइट, तो ये हमारी 3 पिलर अप्रोच हो गई। सबसे पहले यहां पे सवाल उठता है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कि पॉलिटी को 30 दिन देने हैं या 40 दिन देने हैं या 50 दिन देने हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री को 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कितना टाइम देना है। देखिए यहां पे बात यह है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई टाइमलाइन नहीं होती। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीए पॉल साइंस से हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, आईआर पढ़ने में कम टाइम लगेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो हो सकता है आपको हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगे। अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो तो हो सकता है आपको ज्योग्राफी पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगे। कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन बता भी देता हूँ कि पॉलिटी में इतने दिन लगेंगे, हिस्ट्री में इतने दिन लगेंगे, तो वो मेरे पार्ट पे गलती होगी, क्योंकि हर किसी की पढ़ने की स्पीड अलग होती है, हर किसी का बैचलर्स का बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी की नोट मेकिंग स्पीड अलग होती है। एंड हेंस इट वुड बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू बेसिकली टेल यू अ टाइमलाइन कि हाँ इतने दिन में आप ये सब्जेक्ट खत्म कर लो। कुछ सब्जेक्ट्स में हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, कुछ सब्जेक्ट्स में हो सकता है आपको कम टाइम लगे। हाउएवर थंब रूल सिर्फ एक ही है कि आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के पीछे भागना है। आपको क्वांटिटी कवर नहीं करनी, आपको क्वालिटी कवर करनी है। कि आपने मान लो कि आपने लक्ष्मीकांत 4 दिन में पूरी कर ली, 5 दिन में पूरी कर ली, 1 हफ्ते में पूरी कर ली, उसका फायदा क्या हुआ अगर आपसे सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहा। तो आपका हर लाइन, हर पेज, हर वर्ड पढ़ते हुए सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल आता है तो वो मेरे से निकलना चाहिए, वो क्वेश्चन फिर मेरे से छूटना नहीं चाहिए। तो जल्दबाजी के चक्कर में खराब रीडिंग मत करना, जल्दबाजी के चक्कर में आधा एनालिसिस मत करना, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। तो हमने ये 3 पिलर्स देखे कि प्री प्लस मेंस का एक सब्जेक्ट उठाना है, ऑप्शनल उठाना है और करंट अफेयर्स उठाना है। अब सवाल ये उठता है कि दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, उसी में रिवीजन भी करनी है, थोड़ा बहुत सीसैट भी करना है, तो ये सब मैनेज कैसे होगा? 24 घंटे में ये सब मैनेज कैसे करें? उसके लिए मैंने बनाया है आपका डेली टाइम टेबल। एक बात ध्यान रखिए कि ये जो डेली टाइम टेबल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक रफ टाइम टेबल है, इसको आप अपने हिसाब से और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर एक बार क्लिक करके वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक्स उधर मिलते रहेंगे, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी कोर्स आ रहा है, वीडियो आ रही है, उधर आपको लिंक मिलता रहेगा, तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कमिंग टू द डेली टाइम टेबल, सबसे पहली एजम्पशन जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि आप दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ रहे हैं, और ये आपका एक फिक्स रूटीन है 10 से 11 घंटे का। इन 10 से 11 घंटों को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 स्लॉट्स में। आई विल डिवाइड दीज 10 to 11 आवर्स इन 4 स्लॉट्स। स्लॉट नंबर 1 ऑप्शनल का, कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको 3 घंटे ऑप्शनल को देने। सबसे पहले कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो सुबह सबसे पहले उठते अखबार को देते हैं टाइम। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में सबसे पहले टाइम सुबह उठते ऑप्शनल सब्जेक्ट को दिया जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ऑप्शनल जो है वो एक कोर सब्जेक्ट है, वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉल साइंस हो, PSIR हो, कुछ भी हो, उसमें आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे ज़्यादा फोकस लगता है। अगर आप ऑप्शनल को दिन के आखिरी में कर रहे हो जब आप टायर्ड हो, या दिन के बीच में कर रहे हो जब थोड़ी नींद आती है, तो हो सकता है आपकी उतनी एफिशिएंसी ना बैठे। तो मेरे ओपिनियन में सबसे पहले सुबह उठते जब आप एकदम फ्रेश हो, मैक्स एनर्जी पे अपने, तब आपको ऑप्शनल करना चाहिए। 3 घंटे, 3 घंटे का एक स्लॉट ऑप्शनल को देना चाहिए। इसके बाद 3 घंटे का एक स्लॉट GS सब्जेक्ट को। याद करिए प्री प्लस मेंस का सब्जेक्ट मैंने बताया कौन सा, या तो पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट इकोलॉजी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी एटसेट्रा। सबसे पहले ऑप्शनल, फिर GS का कोई भी सब्जेक्ट जो आपका मन करे स्लॉट 2 में। स्लॉट 3
3 से 4 घंटे का स्लॉट बनेगा ये, डिपेंडिंग कि किस दिन कितने करंट अफेयर्स हैं। यहां पे आपको करंट अफेयर्स को 3 से 4 घंटे देने हैं। देखिए, करंट अफेयर्स यूजुअली क्या होता है, ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब है कि करंट अफेयर्स का कोई एंड नहीं है। अगर आप अखबार में दी गई हर टर्म को गूगल करने लगोगे तो आपका पूरा एक हफ्ता निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि जो करंट अफेयर्स हैं वो ओपन एंडेड है, उनका कोई एंड नहीं होता। ऑप्शनल और जीएस सब्जेक्ट लिमिटेड है। कहने का मतलब है, अगर आप सबसे पहले करंट अफेयर्स कर रहे हो और एक बार आप करंट अफेयर्स की रिसर्च में घुस गए तो आपका ऑप्शनल और जीएस सब्जेक्ट का नुकसान होने लगेगा। आप कहोगे चल यार ठीक है, आज करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम दे देता हूँ, कल से मैं जीएस और ऑप्शनल ज़्यादा टाइम दे दूंगा। वो कल कभी आएगी नहीं। सो पहले ऑप्शनल को टाइम दीजिए, फिर जीएस सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। अब आप यहाँ पे टेंशन फ्री हो गए। टेंशन फ्री का मतलब है कि अब आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि यार मेरे को ऑप्शनल भी पढ़ना है अभी और अभी मेरे को जीएस भी पढ़ना है। एक बार आपके डेली टारगेट पूरे हो गए, अब आप जितना टाइम देना चाहते हो करंट अफेयर्स को उतना टाइम दे सकते हो। अब आपको कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए मैंने तीसरा स्लॉट करंट अफेयर्स के लिए रखा 3 से 4 घंटे का, और आखिरी स्लॉट सिर्फ 1 घंटे का स्लॉट, स्लॉट नंबर 4, रिवीजन और सी सैट के लिए। इस वाले स्लॉट के बारे में मैं भी और बात करूंगा कि किस तरीके से रिवीजन और सी सैट करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में भी बात करूंगा। लेकिन पहले आप इन 3 स्लॉट्स पे फोकस करिए कि जो मैंने आपको बताया था कि हमारी 3 पिलर की अप्रोच होनी चाहिए, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स और प्री प्लस मेंस का एक सब्जेक्ट, वो आपके इस तरीके से कवर होंगे कि आप ऑप्शनल को दे रहे हो 3 घंटे, जीएस सब्जेक्ट को दे रहे हो 3 घंटे और करंट अफेयर्स को 3 से 4 घंटे इंक्लूडिंग नोट मेकिंग, और उसके बाद 1 घंटा और रिवीजन के पर्पसेस के लिए। आपका 11 घंटे का रूटीन बैठ गया रोज का। अब आप कहोगे कि ये क्या स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे तो रिवीजन और सी सैट के लिए सिर्फ 1 घंटा रखा हुआ है। देखिए, रिवीजन और सी सैट का ये जो 1 घंटा मैंने रखा है, ये अभी रखा है सिर्फ अक्टूबर के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये टाइम मैं बढ़ाता रहूंगा। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे आपको ये टाइम इंक्रीज करना है। राइट, ये देखिए, यहां पे जो स्लॉट नंबर 4 था आपका, मैंने इधर 1 घंटा कंबाइन दिया रिवीजन और सी सैट को, मतलब कि 30 मिनट्स रिवीजन को और 30 मिनट्स सी सैट को। इस तरीके से टाइम का मैंने ब्रेकअप करा कि आधा घंटा देंगे रिवीजन को और आधा घंटा देंगे सी सैट को, 30 मिनट्स 30 मिनट्स। राइट, अगर मैं रिवीजन की बात करता हूं कि पर डे मेरे को कितना टाइम देना रिवीजन के लिए, तो देखिए, अक्टूबर और नवंबर आधा आधा घंटा अगर आप रोज रिवीजन कर रहे हो, दैट वुड बी सफिशिएंट। प्लीज नोट, ये टाइम है पर डे का, पर डे, हर रोज। ये जो आखिरी वाला स्लॉट है उसका। अक्टूबर नवंबर में आपको आधा आधा घंटा देना रिवीजन के लिए। दिसंबर में इस टाइम को इंक्रीज करके 45 मिनट्स कर देंगे। जनवरी 1 घंटा, फरवरी 1.5, मार्च 2 घंटा, अप्रैल 2.5 घंटा, मई में 4 घंटे और जून में 6 घंटे पर डे का रिवीजन। इस तरीके से ग्रेजुअली अगर आप रिवीजन को इंक्रीज करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूजुअली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, शुरू में रिवीजन नहीं करेंगे, शुरू में रिवीजन नहीं करते और फिर मई और जून में जाके 12-12 घंटे रिवीजन करते हैं। उसका कोई पॉइंट नहीं है, उसका फायदा नहीं है, इतना रिटेन ही नहीं कर पाओगे। अगर अभी से स्लोली एंड स्टेडली चल रहे हो, ग्रेजुअली अपने रिवीजन के टाइम को इंक्रीज कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, फ्लो बना रहेगा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट रिवाइज होता रहेगा और आपको एग्जाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ग्राफ अगर आप ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको एंड मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो प्लीज डू फॉलो दिस रिवीजन ग्राफ और अपने हिसाब से इस ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपने हिसाब से इंक्रीज करते रहिएगा। सवाल उठता है सी सैट का। मैंने आपसे कहा था कि मैं स्लॉट 4 को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो रिवीजन की मैंने बात कर ली है। अब मैं बात कर रहा हूं सी सैट की। प्रीलिम्स 2019 का स्कोर आया अभी कुछ टाइम पहले, 2019 का, पिछले साल वाले प्रीलिम्स का भी स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है। उसमें से कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर कट ऑफ तो क्लियर हो गया था जीएस वाले पेपर में, जो पेपर 1 होता है उसमें कट ऑफ तो क्लियर हो गया, 98 गया था कट ऑफ, लोगों का 102, 103, 105, 106 ऐसा स्कोर बन रहा है, लेकिन सी सैट में 66.67 से कम बन रहा है। मतलब कि जीएस का पेपर तो क्लियर कर लिया लेकिन सी सैट में रह गए, तो उस तैयारी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कहने का मतलब है जीएस पे इतना जरूरत से ज़्यादा फोकस मत करो कि सी सैट निगलेक्ट हो जाए। जीएस के पेपर में तो 120 नंबर ले आए और सी सैट क्लियर ही नहीं हुआ, तो फिर ऐसी तैयारी का भी कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब है आप में से जिन लोगों का सी सैट वीक है,
या आपको लगता है कि आप मैथ्स से और रीजनिंग से आउट ऑफ टच रहे हो, काफ़ी टाइम से मैथ्स नहीं करी है, काफ़ी टाइम से रीजनिंग नहीं करी है, तो सीसैट करने का अभी सही टाइम है। सीसैट की तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हो। सवाल उठता है कि सीसैट की तैयारी करें कैसे। देखिए, सीसैट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 3 मेजर पिलर्स होते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे तो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा ही नहीं है, अभी उस पर भी आ रहा हूँ। सीसैट में जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो होता है क्वांट, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप अपने स्लॉट नंबर 4 में, जो आखिरी वाला स्लॉट था हमारे दिन का, अगर उसमें आप रोज 30 मिनट्स सीसैट की प्रैक्टिस को दे रहे हो, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपके सीसैट क्लियर होने का चांस पूरा पूरा रहेगा। और ऐसा नहीं होगा फिर कि आपका सीसैट ही क्लियर नहीं हो रहा। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, सीसैट मेरे से नहीं निकलेगा तो किससे निकलेगा। देखिए, ये माइंडसेट मत रखिए, क्योंकि यूपीएससी आजकल सीसैट का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी सी टफ हो रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आप श्योर हो पाओगे कि हाँ, आपका सीसैट क्लियर होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो आखिरी के 15 दिन में सीसैट लेके बैठ जाऊंगा, हो जाएगा, सीसैट में तो कुछ भी नहीं है, तो आप ब्लंडर कर रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लाइकलीनेस बढ़ जाएगी कि आप जीएस तो क्लियर कर लोगे लेकिन सीसैट आपका रह जाएगा। कहने का मतलब है, वो टाइम गया जब सीसैट का पेपर आसान हुआ करता था। आप खुद देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के 2019 और 20 का प्रीलिम्स, सीसैट का लेवल इंक्रीज हुआ है 2017-18 के कंपैरिजन में, एंड हेंस सीसैट को आपको काफ़ी वेटेज देनी चाहिए। 67 मार्क्स करना भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, एंड सो सीसैट को ड्यू वेटेज देना ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने अभी से आपके टाइम टेबल में इसको इंक्लूड करा है। जहाँ तक बात रही इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, यूजुअली मैंने क्या देखा है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसमें मैंने एक ही बात देखी है कि पूरे साल कुछ नहीं करते सीसैट के लिए, और आखिरी में आके सर कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन क्लियर नहीं हो रहा, कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं आता। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में कोई शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक नहीं होता, मैथ्स में फिर भी होता है, लॉजिकल रीजनिंग में फिर भी होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में फिर भी होते हैं शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक्स, लेकिन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको पढ़ना है तो उसमें लिटरेचर में आपको कौन शॉर्टकट बताएगा। सर कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करा दो, कैसे करा दो, पढ़ना तो आप ही नहीं है। मैं अगर आपको यहाँ पे 100 कॉम्प्रिहेंशन करा भी देता हूँ, उसके बाद भी एग्जाम में अलग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब लोग बोलते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, उसके लिए तो आपको एक ही चीज आनी चाहिए, रीडिंग की हैबिट। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप पूरे साल अखबार ठीक तरीके से पढ़ो, एडिटोरियल्स ठीक तरीके से पढ़ो। अगर आपको एडिटोरियल समझ नहीं आ रहा, मतलब आपसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा। अगर आपको एडिटोरियल समझ आने लगा, मतलब कि आप इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आसानी से निकाल लोगे। कहने का मतलब है, आखिरी मोमेंट में एक क्लास से दूसरी क्लास जाना, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट जाना, इस खोज में कि इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, तो आप भ्रम में हैं, ऐसा नहीं होने वाला। पूरे साल अगर आप इंग्लिश अखबार के एडिटोरियल को ठीक तरीके से पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा। ये टेक्निक फॉलो करके देखिए, आपको इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। राइट, तो ये हमने 4 स्लॉट्स देखे कि डेली एजेंडा के 4 स्लॉट्स कौन से हैं। इसमें हमने पहला स्लॉट ऑप्शनल का, दूसरा जीएस से सब्जेक्ट का, तीसरा करंट अफेयर्स का, और चौथा रिवीजन और सीसैट का। उसमें भी रिवीजन का टाइम कैसे इंक्रीज करना है और सीसैट किस तरीके से हैंडल करना है, वो हमने देख लिया। यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि प्रॉपर ब्रेक्स जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ही बैठे तो 11 घंटे पढ़ के ही उठोगे। हर स्लॉट के बीच में प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक एटसेट्रा, प्रॉपर ब्रेक्स होने चाहिए हर स्लॉट के बीच में। ऐसा मत करिएगा कि लगातार पढ़े ही जा रहे हैं। हफ्ते में आधे दिन का ब्रेक जरूरी है कि उस आधे दिन कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अखबार पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। तो 6 दिन जम के पढ़ाई करिए और 7वें दिन सिर्फ हाफ डे पढ़ाई करिए। ब्रेक्स जरूरी है, बिना ब्रेक्स के मोमेंटम सस्टेन नहीं रहेगा। जो जोश में पहले 15 दिन तो 12 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन अगर ब्रेक नहीं लोगे प्रॉपर तरीके से, तो अगले 1 महीना फिर ब्रेक पे ही रहोगे। तबीयत खराब हो जाएगी, मन नहीं लगेगा, मेंटल प्रेशर आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए प्रॉपर ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने 3 पिलर देख लिए अपनी तैयारी के। अब हम आते हैं पिलर नंबर 4 और पिलर नंबर 5 पे। अब आते हैं पिलर नंबर 4 मेंस ओनली और पिलर नंबर 5 प्रीलिम्स ओनली पे। आपको याद होगा 5 पिलर अप्रोच थी, 3 पिलर्स देख चुके, अब 4th और 5th पिलर देखते हैं एक बारी। आपको याद होगा अभी जब मैंने डेली टाइम टेबल बनाया था, उसमें मैंने 4 स्लॉट्स बनाए थे। स्लॉट 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट का,
स्लॉट 2 प्री और मेंस का, स्लॉट 3 करंट अफेयर्स का और स्लॉट 4 रिवीजन और सीसैट का। ये था अक्टूबर से 15 फरवरी तक। 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक 2 महीने, इन 2 महीने के लिए स्लॉट नंबर 1 मेंस ओनली। अब देखो कैसे मेंस ओनली वाले सब्जेक्ट कवर करेंगे। स्लॉट नंबर 1 मेंस ओनली, क्योंकि आपका ऑप्शनल खत्म हो चुका है। इन 2 महीने में एथिक्स, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहां पे स्लॉट नंबर 1 में आप खत्म कर सकते हो। स्लॉट नंबर 2 सेम चलेगा प्री और मेंस का, स्लॉट नंबर 3 सेम रहेगा करंट अफेयर्स का, स्लॉट नंबर 4 सेम रहेगा रिवीजन और सीसैट का। 15 अप्रैल तक अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो आपका 70 से 80% सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो गया। अब आपका क्या रहता है 15 अप्रैल के बाद, मेजरली सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। 15 अप्रैल से लेकर 1 जून तक स्लॉट 1 प्रीलिम्स ओनली, सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स, एंशिएंट, मेडिवल एक्सेट्रा। 1.5 महीना मोर देन सफिशिएंट है एंशिएंट मेडिवल करने के लिए। 1.5 महीना 1.5 मंथ 45 डेज मोर देन सफिशिएंट है एंशिएंट मेडिवल खत्म करने के लिए। स्लॉट 1 प्रीलिम्स ओनली, स्लॉट 2 डिपेंडिंग कि आपने कितने सब्जेक्ट कर लिए उस हिसाब से या तो प्री प्लस मेंस का सब्जेक्ट, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एक्सेट्रा, मॉडर्न हिस्ट्री जो भी चल रहा है, या फिर प्री ओनली सब्जेक्ट अगर आपके प्री और मेंस वाले सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं। कहने का मतलब है ये वाला जो स्लॉट 2 है ये आप खुद एडजस्ट करोगे। अगर आपके प्री और मेंस वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी कोई रहता है, तो यहाँ पे अगर वो सब खत्म हो गया तो प्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। पिलर 3 और पिलर 4 इधर सेम रहेगा। पिलर 3 और पिलर 4 सेम रहेगा। करंट अफेयर्स तो आपको पूरे साल ही करने हैं, रिवीजन आपको पूरे साल करनी है, सीसैट आपको करते रहना है। तो पिलर 3 पिलर 4 सेम रहेगा, स्लॉट 1 स्लॉट 2 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस तरीके से 5 पिलर्स में हम अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं यूजिंग 4 स्लॉट्स, कि ऑप्शनल से मेंस की तरफ, मेंस ओनली से प्रीलिम्स ओनली की तरफ। ऐसे रिप्लेस करते रहेंगे तो आपका एक काफी सिंक्रोनाइज तरीके से तैयारी चल पाएगी। राइट नाउ सवाल उठता है कि हमने 5 पिलर्स तो पूरे कर लिए, करंट अफेयर्स देख लिया, ऑप्शनल देख लिया, प्री प्लस मेंस देख लिया, मेंस ओनली, प्री ओनली, लेकिन यहाँ पे ना तो मैंने टेस्ट सीरीज की बात करी ना ही आंसर राइटिंग की बात करी। तो चलिए अब बात करते हैं पहले टेस्ट सीरीज की और आंसर राइटिंग की कि इन्हें किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का पर्पस समझना है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का पर्पस होता है रिवीजन। कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि मैं तो पढ़ा तो हूं नहीं पूरे साल, एक काम करता हूं 100 टेस्ट, 70 टेस्ट, 50 टेस्ट कर लेता हूं, 5-6 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। यूपीएससी में इतना दिमाग तो है नहीं कि वो इनके बाहर से सवाल दे, मतलब कि इन 5,000 में से ही कोई ना कोई सवाल फंस जाएगा, तो अपना सिलेक्शन तो पक्का है प्रीलिम्स का। देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपने आप को एक फॉल्स होप दे रहे हैं, और फिर जब एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो फिर कहीं ना कहीं दुख होगा। ऐसी अनरियलिस्टिक होप्स मत रखिए कि मैं 50 टेस्ट 60 टेस्ट कर लेता हूं तो फिर प्रीलिम्स का सवाल तो इसी में से निकल जाएगा। वो सोच गलत है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का पर्पस ये होता है कि आपको रिवीजन में हेल्प करे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का पर्पस ये नहीं होता कि उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन निकले मेंस प्रीलिम्स में। टेस्ट सीरीज का पर्पस ये नहीं होता। टेस्ट सीरीज का पर्पस होता है आपको रिवीजन करवाना। कहने का मतलब है यहाँ पे कई सारे सवाल उठते हैं कि टेस्ट सीरीज शुरू करने का सही टाइम क्या है, कितने टेस्ट करने चाहिए, और एक बहुत बड़ा सवाल जो शुरू होने वाला है फरवरी से कि सर टेस्ट सीरीज में इतना स्कोर बन रहा है, टेस्ट सीरीज में उतना स्कोर बन रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। देखिए आपको ये 4 स्लॉट्स याद होंगे अपने कि पहले स्लॉट में हम कर रहे थे या तो ऑप्शनल या मेंस ओनली या प्रीलिम्स ओनली सब्जेक्ट। स्लॉट 2 में कर रहे थे प्री प्लस मेंस, स्लॉट 3 में कर रहे थे करंट अफेयर्स, और स्लॉट 4 में कर रहे थे रिवीजन और सीसैट। मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराना, ओनली रिवीजन। कहने का मतलब है जब आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज शुरू करो तो वो सिर्फ और सिर्फ स्लॉट नंबर 4 में रखो। यूजुअली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, स्लॉट नंबर 1 और स्लॉट नंबर 2 की जगह फुल लेंथ टेस्ट से रिप्लेस कर देते हैं कि अब इन 2 स्लॉट्स में 5 से 6 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने वाला हूं। ये ब्लंडर है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऑलरेडी गलती कर रहे हो। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का पर्पस होता है सिर्फ रिवीजन, और जो हमने रिवीजन के लिए स्लॉट रखा है
सिर्फ उसमें जितने क्वेश्चन आप कर पाते हो आपको उतने ही सवाल करने हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको एक बारी में 100 के 100 सवाल करने हैं। देखिए, अगर आप एक बार में 100 के 100 सवाल करोगे, मेंटल फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा कि 100 सवाल 100 कॉन्सेप्ट देखने हैं। जो ऊपर वाले स्लॉट्स हैं इनमें टाइम नहीं दे पाओगे, ऑप्शनल निगलेक्ट होगा, प्री और मेंस का सब्जेक्ट निगलेक्ट होगा, करंट अफेयर्स निगलेक्ट होंगे, और टेस्ट सीरीज का कॉस्ट बेनिफिट इतना ज्यादा भी नहीं होता। कहने का मतलब है क्योंकि इसका पर्पस ही रिवीजन होता है, तो जो रिवीजन वाला स्लॉट है सिर्फ वहीं पे जितने क्वेश्चन आप कर पाओ 10, 15, 20 सिर्फ उतने सवाल करो कंफर्टेबल होके। कहने का मतलब है एकदम आपको हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करना कि मैं एक दिन में 2 टेस्ट करूंगा, एक दिन में 5 टेस्ट करूंगा। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला कि ठीक है अब तो मैं टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन से ही जो है नोट्स बना लूंगा, सवाल तो यहीं से निकलना है। वो अप्रोच एकदम गलत है। जो रिवीजन का स्लॉट है रिवीजन का काम उसी में रखेंगे, और जो टेस्ट सीरीज है क्योंकि वो रिवीजन का पार्ट है उसको स्लॉट 4 के बाहर नहीं लेके जाएंगे। साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि टेस्ट सीरीज में आया हुआ हर सवाल रेलेवेंट नहीं होता कि आपको कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो रेलेवेंट नहीं होते। हर क्वेश्चन पे बराबर का फोकस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूपीएससी का सवाल नहीं है, वो यूपीएससी ने नहीं बनाया है। कहने का पॉइंट यह है कि कुछ लोग परेशान हो रहे थे कि सर ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। ये भी तो हो सकता है कि वो कोई स्टैंडर्ड सोर्स के बाहर का हो और वो इतना रेलेवेंट ना हो हमारे पर्पस के लिए, क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज जरूरत से ज्यादा मुश्किल भी तो बनानी पड़ती है डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन रेलेवेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कहां लिखा है कि अगर आप टेस्ट सीरीज में 200 नंबर स्कोर कर रहे हो, 150 नंबर स्कोर कर रहे हो, 120 नंबर स्कोर कर रहे हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं और जो यूपीएससी पेपर बना रहा है उनके माइंडसेट में भी तो फर्क होता है। यूपीएससी पेपर बनाता है हर किसी को ध्यान में रखते हुए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, जो अपर क्लास लोग हैं, सबको ध्यान में रखते हुए एक कॉमन पेपर बनाता है यूपीएससी। यूपीएससी का कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके पीछे। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज का स्कोर सबसे ज्यादा इररिलेवेंट होता है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। राइट? इस तरीके से टेस्ट सीरीज हैंडल करनी है बहुत जुडिशियसली, और रिवीजन स्लॉट में जितने क्वेश्चन कर पाओ उतने ही टेस्ट पेपर करने, उससे ज्यादा नहीं करने, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड में आपको चाहे 10 पेपर करे हो, 20 पेपर करे हो, फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है रिवीजन स्लॉट में जितने क्वेश्चन कर पाओ कंफर्टेबली, रोज के रोज 10-10, 15-15 क्वेश्चन करते रहो, अपने आप टेस्ट पूरे होते रहेंगे। सवाल उठता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कब करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो मार्केट में टेस्ट सीरीज जनवरी में आनी शुरू हो जाती है, और अभी कुछ केसेस में तो अभी से आनी शुरू हो गई हैं। मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज करने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आपका सिलेबस कुछ सिग्निफिकेंटली पूरा ना हो। अगर सिलेबस ही पूरा नहीं है तो टेस्ट सीरीज में बैठ के करोगे भी क्या? कोई क्वेश्चन खाली थोड़ी ना छोड़ के आने हैं। मिड मार्च वुड बी द आइडियल टाइम टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, क्योंकि मिड मार्च तक, 15 मार्च के अराउंड आपका काफी सिलेबस पूरा हो चुका होगा। तो मिड मार्च के अराउंड आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। इससे पहले नहीं, बहुत ज्यादा जल्दी हो रहेगा। हाँ, इसके बाद करनी है तो कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे पहले मत करना, वरना हिस्टेरिया में फंस जाओगे और वो एक लूप चलता रहेगा और फिर टेस्ट सीरीज के डिप्रेशन में आ जाओगे कि स्कोर नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहे, स्कोर नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहे, स्कोर नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहे। वो लूप चलता रहेगा और तैयारी खराब होती रहेगी। कमिंग टू मेंस आंसर राइटिंग, ये एक और हिस्टेरिया है। इतने सारे कोर्सेज में मैं देखता हूं कि एस्पिरेंट्स को सब्जेक्ट का सिलेबस भी नहीं पता होता और क्लास में आते ही सर आंसर राइटिंग नहीं करा रहे, आ जाओ सर, आंसर राइटिंग कब से होगी? क्लास 1 से ही आंसर राइटिंग। देखिए, आंसर राइटिंग का जो मेजर पर्पस होता है वो होता है कि आपका एक माइंडसेट आपको लिखना है कि एक पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हो, आपको वो लिखना है मेंस आंसर में। मतलब कि एक तरीके से आपको अपना ओपिनियन लिखना है मेंस के आंसर में। ओपिनियन कैसे लिखोगे? जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ओपिनियन बनेगा कहां से? कहने का मतलब है कि मेंस आंसर राइटिंग सिर्फ और सिर्फ तब शुरू करनी चाहिए जब आपका एक सिग्निफिकेंट सिलेबस का पोर्शन खत्म हो चुका है। जब तक आपका सिग्निफिकेंट सिलेबस का पोर्शन खत्म नहीं होता तब तक मेंस आंसर राइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग पॉसिबल नहीं है। इवन इतने सारे टॉपर इंटरव्यू वगैरह हुए, सब में बोला गया कि डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तब तक आंसर राइटिंग करोगे कैसे? आंसर राइटिंग सिर्फ तब करिए जब आप एक सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर कर चुके हो, जब आप एक सब्जेक्ट का एक कंसिडरेबल पोर्शन कवर कर चुके हो, तभी आप यहां पे मेंस आंसर राइटिंग शुरू करोगे। सवाल उठता है कि मेंस की टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है? अभी भूल जाइए, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का अभी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने तैयारी जस्ट शुरू करी है।
तो अभी पहले आपका पूरा का पूरा फोकस, जो कोर फोकस है, जो प्योर फोकस है, वो होना चाहिए कंटेंट कवर करने पे, बुक्स कवर करने पे, नोट्स बनाने पे, न्यूज़पेपर पढ़ने पे, इन सब चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। एक बार आप ये सब सिग्निफिकेंटली कवर कर लोगे, उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जो 80 दिन है आपके पास प्री और मेंस के बीच में, उन 80 दिनों में आपको मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। उससे पहले अगर आप मेंस टेस्ट सीरीज में फंस जाओगे तो कोई पॉइंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रीलिम्स से पहले मेंस आंसर राइटिंग नहीं करनी, मेंस आंसर राइटिंग करनी है। जैसे जैसे सब्जेक्ट पूरा होता रहे मेंस आंसर राइटिंग करते रहो, लेकिन जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो प्रीलिम्स के बाद ज्वाइन करना। ये दो अलग बातें हैं। सेल्फ प्रैक्टिस सब्जेक्ट पूरा होते होते करते रहो, टेस्ट सीरीज मेंस की प्रीलिम्स के बाद करना, राइट। तो यहां तक हमने देखा टेस्ट सीरीज और मेंस आंसर राइटिंग और मेंस की टेस्ट सीरीज किस तरीके से करनी है और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। सवाल उठता है इंडिया ईयर बुक कैसे कवर करनी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालें और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज एंड लेसन्स। इंडिया ईयर बुक, यूजुअली जो इंडिया ईयर बुक है दैट इज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ मार्च के महीने में रिलीज होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया ईयर बुक में मोस्टली प्री स्पेसिफिक कंटेंट रहता है, मेंस का थोड़ा सा कम रहता है, प्री स्पेसिफिक ज्यादा होता है। अगर मैं ये देखूं कि इंडिया ईयर बुक से पिछले कुछ सालों में कितने सवाल निकले हैं तो ज्यादा नहीं निकले, हार्डली 2 या 3 सवाल निकले हैं। मतलब कि ये जो 800-900 पेजों की किताब है, ये क्या पूरी पढ़नी जरूरी है सिर्फ 1 या 2 सवालों के लिए? कहने का मतलब है कि जो कॉस्ट बेनिफिट है वो काफी ज्यादा पुअर है कि 2 या 3 सवाल के लिए आप पूरी की पूरी 800-900 पेजों की किताब पढ़ रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। सो इंडिया ईयर बुक की अप्रोच ये रहेगी कि आपको इसकी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। सेलेक्टिव रीडिंग का मतलब होता है कि सारे चैप्टर नहीं करने। जब इंडिया ईयर बुक 2021 वाली रिलीज होगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट डाल दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन सा पेज करना है। सिर्फ उतना ही कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं करना। उससे ज़्यादा करना है कर सकते हो अगर टाइम और एनर्जी है तो, लेकिन जो 2021 का एडिशन आएगा उसकी लिस्ट में डाल दूंगा टेलीग्राम पे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट। पूरी किताब पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें इररिलेवेंट भी है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो पूरी किताब नहीं पढ़नी, सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। मार्च में जैसे ही आती है मैं इसकी लिस्ट डाल दूंगा या वीडियो बना दूंगा कि कौन सा चैप्टर और कौन से चैप्टर का कौन सा पैराग्राफ आपको करना है। इस तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा गाइडेंस वहाँ पे इंडिया ईयर बुक का दे दूंगा, राइट। कमिंग टू बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिलेबस, हमारे सिलेबस का सबसे जरूरी हिस्सा होता है बजट इकोनॉमिक सर्वे। हमारे को पता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, यूजुअली फर्स्ट फेब के अराउंड बजट इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। 31 जनवरी और 1 फेब को बजट इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। अब आपको पता है कि जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हमारे जो 4 स्लॉट्स हैं, अगर मैं इसमें बजट इकोनॉमिक सर्वे को फिट करूं तो यहाँ पे पिलर नंबर 2 में आप बजट इकोनॉमिक सर्वे को फिट कर सकते हो। मार्च के महीने में 10 से 15 दिन या 20 दिन आप बजट इकोनॉमिक सर्वे के लिए अलग से रख सकते हो, क्योंकि देखिए खुद से तो आप बजट इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ोगे क्योंकि बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट्स हो, खुद से पढ़ने में टाइम भी काफ़ी लगेगा। इतना टाइम आपके पास है नहीं, और कुछ लोगों की इकोनॉमी वीक भी होती है तो खुद से वो बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ भी नहीं सकते। तो यूजुअली आप या तो कोई वीडियो फॉलो करोगे या किसी एजुकेटर को फॉलो करोगे। अगर आप मेरे वीडियोस भी देख ही रहे हो बजट इकोनॉमिक सर्वे के, या मेरा कोर्स भी फॉलो कर रहे हो, तो मार्च से पहले तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि खुद से बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में, एनालाइज करने में टाइम लगता है। यूजुअली क्या होता है, 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं। बजट इकोनॉमिक सर्वे जिस दिन आया, आधे यूट्यूब चैनल उसी दिन उसका एनालिसिस ले आएंगे, बट वो एनालिसिस नहीं होता, वो समरी होती है। अपनी जगह वो सही है कि वो समराइज कर रहे हैं उसे एस्पिरेंट्स के बेनिफिट के लिए, पर वो यूपीएससी का एनालिसिस नहीं होता, वो एसएससी, रेलवे, आरआरबी, बैंक पीओ वगैरह का एनालिसिस होता है। यूपीएससी का इन डेप्थ एनालिसिस यूजुअली 1 महीने बाद आता है। उसी दिन पॉसिबल नहीं है कि बजट इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस उसी दिन आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। सो यूजुअली फरवरी में जब ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो मार्च तक इसमें एनालिसिस होता है प्रॉपर तरीके से, ग्राफ्स वगैरह, टेबल्स वगैरह को देख के, और मार्च के महीने में 15-20 दिन का कोर्स इसके लिए आता है। जिस किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप वीडियोस देख रहे हो, प्लेलिस्ट देख रहे हो, मार्च के महीने में बजट इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप 15 से 20 दिन रख सकते हो, क्योंकि देखो आएगा फरवरी में, लेकिन मार्च के महीने में 15 से 20 दिन आप रखो, क्योंकि 1 महीना किसी भी एजुकेटर को इसको एनालाइज करने में लगेगा। सो प्री और मेंस वाले स्लॉट में 15 से 20 दिन मार्च में बजट इकोनॉमिक सर्वे के लिए आपको अलग रखना है।
राइट। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे ये माइलस्टोन्स हैं कि अक्टूबर से लेके 15 फेब तक, 15 फेब से 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से लेके 1 जून तक, और 1 जून के बाद सिर्फ रिवीजन करना है। इस तरीके से अपना पूरा का पूरा जो मंथली और डेली टाइम टेबल है वो तैयार होता है। अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुर गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।